चलिए शुरू करते हैं बेटा आज का लेक्चर। आज हम लोग क्लास 9th फिजिक्स का तीसरा चैप्टर शुरू करने वाले हैं, दैट इज ग्रेविटेशन। ठीक है बेटा, इस चैप्टर काफ़ी बड़ा है। ठीक है, इसके दो पार्ट्स हैं इस चैप्टर के। पहला हाफ तो हम ग्रेविटेशन पढ़ेंगे, दूसरा हम इस पार्ट इसमें फ्लूइड्स का पढ़ेंगे। ठीक है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल वगैरह, फ्लोटेशन वगैरह इसी चैप्टर में इंक्लूडेड है। तो ये पूरा चैप्टर दो पार्ट में डिवाइडेड है, प्लस इसमें से कुछ पार्ट आपका रिलेटेड भी है। जैसे लास्ट का पार्ट डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी से क्वेश्चन नहीं आते, वो आपके सीबीएसई से रिलेटेड है, तो हम वो नहीं करेंगे। हम लास्टली आर्किमिडीज प्रिंसिपल तक इस चैप्टर को कवर करेंगे। बट आज का जो सेशन है वो सिर्फ ग्रेविटेशन पढ़ते हैं। कोशिश करते हैं जितनी चीज़ें इसमें धीरे धीरे हम लोग समझ पाते हैं, समझते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, थोड़ा बच्चों को टफ भी लगता है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, बट एज सच कभी टफ क्वेश्चन नहीं आते, आते आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। सेम चैप्टर आप क्लास 11th में भी पढ़ोगे, यहाँ बस बेसिक्स पढ़ोगे, थोड़ी थोड़ी चीज़ें इन्फॉर्मेशन लेते चलोगे। आगे चीज़ें ज़्यादा डिटेलिंग में आप क्लास 11th में सीखोगे कि चीज़ें कैसे हो रही हैं। ठीक है, तो अभी क्लास 9th के पॉइंट ऑफ व्यू से हम चीज़ों को बस बेसिक पढ़ते हुए चलते हैं, सिंप्लीफाई करते हुए चलते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं ग्रेविटेशन। ठीक है, पहला जो टॉपिक हमें पढ़ना है इस चैप्टर में, पढ़ना है हमें यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मैं पहले टॉपिक का नाम लिखती हूँ जो हमें अभी सबसे पहला पढ़ना है। मैंने सिर्फ ग्रेविटेशन लिखा है, बट हमें जो अभी पढ़ना है दैट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, या तो आप इसको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोल लो, या तो हम इसे न्यूटन का फोर्थ लॉ भी बोल सकते हैं। हमने 3 लॉ ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। पहला लॉ हमने इनर्शिया के बारे में पढ़ा, दूसरा लॉ हमने मोमेंटम के बारे में पढ़ा, एंड तीसरा लॉ हमने एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस के बारे में पढ़ा। एक तरीके से कहने को तो आप ये कह सकते हैं कि ये आपके न्यूटन का चौथा लॉ भी है, या तो उसका दूसरा नाम क्या कह सकते हैं, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। तो भाई बात करते हैं ये लॉ क्या कहता है, क्या है ये। मेरे ख्याल से इस क्लास में जितने बच्चे हैं उन्हें ये पता है कि अर्थ एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाती है हर एक ऑब्जेक्ट पे। कोई चीज़ भी आप छोड़ोगे तो वो कहाँ जाएगा, ऑफ कोर्स नीचे की तरफ जाएगा। एंड द रीजन इज दैट कि अर्थ क्या करती है, अपनी तरफ चीज़ों को खींचती है एक फोर्स के साथ। तो क्या सिर्फ अर्थ ही खींचती है? क्या सिर्फ अर्थ के पास ही ग्रेविटेशन है, या सिर्फ मून के पास ही ग्रेविटेशन है, या प्लैनेट के पास ही ग्रेविटेशन है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके यूनिवर्स में हर एक ऑब्जेक्ट अब दूसरे ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लगा रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। सिंपल शब्दों में बोलूं तो हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे एक फोर्स लगा रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, उसी को हम ग्रेविटेशन, जिस फोर्स से वो खींच रहा है उस फोर्स को क्या बोलेंगे हम, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलेंगे। पहली चीज तो ये फोर्स नेचर में कैसा है बेटा, ये फोर्स नेचर में अट्रैक्टिव है। जो हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहे हैं, ये फोर्स बच्चा लोग नेचर में कैसा है, अट्रैक्टिव है, कभी भी रिपल्सिव नहीं होगा। ठीक है, मैंने एक चीज़ बताई, इस पूरे यूनिवर्स में हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लगा रहा है। लेकिन फोर्स किस बेसिस पे लगा रहा है, क्यों लगा रहा है? इट्स ऑल बिकॉज ऑफ मासेस। क्या मेरे पास मास है? बिल्कुल है। आपके पास मास है? बिल्कुल है। क्या इस मार्कर के पास मास है? बिल्कुल है। तो क्या मैं और ये मार्कर एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं? बिल्कुल लगा रहे हैं। क्या हम और आप एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं? बिल्कुल लगा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचेंगे कि 9th क्लास के बच्चे कि सिर्फ अर्थ या मून ही फोर्स लगाते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लगा रहा है, और उस फोर्स को क्या बोलेंगे हम, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है। और वो फोर्स क्यों लगा रहा है, किसकी वजह से लगा रहा है? मासेस की वजह से लगा रहा है। ऑलरेडी हमने पहले चैप्टर केमिस्ट्री में पढ़ा है कि मैटर के पास क्या होता है, मास और वॉल्यूम। यानी जो भी मैटर है वो क्या करेगा, उसके पास मास है तो वो फोर्स लगाएगा। पहला कॉन्सेप्ट ये समझना है इस चैप्टर में, अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास मास है तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा ही लगाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई अगर मैं इस पेन पे फोर्स लगा रही हूँ, तो ये पेन जब मैं इसको नीचे छोड़ती हूँ तो ये मेरी तरफ क्यों नहीं आता, ये अर्थ की तरफ क्यों चले जाता है? क्योंकि अर्थ जो फोर्स लगा रही है वो बहुत ज़्यादा लगा रही है। अर्थ जो फोर्स लगा रही है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स तक खींच रही है, मैं बहुत छोटा मास हूँ, ये पेन भी बहुत छोटा मास है, बट अर्थ एक बहुत बड़ा मास है। जितना ज़्यादा मास होगा वो उतनी ज़्यादा फोर्स से अपनी तरफ खींचेगा। तो मैं छोड़ूंगी तो ये नीचे जाएगा, ये मेरे पास नहीं आएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं इसको अट्रैक्ट नहीं कर रही या ये मुझे अट्रैक्ट नहीं कर रहा, हम दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। बट द मेन थिंग इज दैट कि हम लोग का मास बहुत कम है, तो हम एक दूसरे की तरफ आ नहीं पा रहे। इसको छोड़ूंगी तो जो बड़ा मास है वो अपनी तरफ खींच लेगा, और बड़ा मास क्या है हमारे अगल बगल, अर्थ है।
ठीक है, एक बार पढ़ेंगे ग्रेविटेशन क्या बोल रहा है, फोर्स बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स। पहली बात तो ये यूनिवर्स में, ऐसा नहीं कि सिर्फ अर्थ तक सीमित रहना है, पूरे ब्रह्मांड में अगर दो ऑब्जेक्ट है तो वो एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। और फोर्स क्यों लगाएंगे, बिकॉज ऑफ मासेस, उनके पास अगर मास है तो फोर्स लगाएंगे। और फोर्स कैसी है नेचर में, अट्रैक्टिव, एक दूसरे के करीब आने की कोशिश करेंगे, अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, खींचने की कोशिश करेंगे, इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अब न्यूटन ने, अब यहाँ पे मैंने लिखा है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यहाँ हम थोड़ी डिटेलिंग की बात करेंगे। मैंने आपको सिंपल शब्दों में समझा दिया कि भाई हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लगा रहा है, क्यों लगा रहा है, क्योंकि उसके मासेस की वजह से लगा रहा है। अब न्यूटन साहब ने क्या बोला, इस लॉ को कैसे स्टेट किया ये सुनेंगे। न्यूटन साहब ने ये बोला कि जो फोर्स लग रही है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, एक फोर्स से खींच रहा है ना हर ऑब्जेक्ट, वो फोर्स बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ऑब्जेक्ट के मासेस के प्रोडक्ट का। मतलब मैं भी एक ऑब्जेक्ट हूँ, आप भी एक ऑब्जेक्ट हो, हम दोनों के मास के प्रोडक्ट के फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सीधे साधे शब्दों में बोलूँ तो जितना बड़ा मास होगा उतना ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, जितना छोटा मास होगा उतना कम ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। सिंपल सिंपल शब्दों में इसको ऐसे समझते हैं कि जो हमारा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मासेस के प्रोडक्ट से। इसको समझते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, अगर मास ज्यादा होगा तो फोर्स भी कैसी होगी, ज्यादा होगी। इसलिए मैंने बोला कि फोर्स जो लग रही है ग्रेविटेशनल फोर्स, वो कैसा है बेटा नेचर में, वो मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना ज्यादा मास उतनी ज्यादा फोर्स लगेगी। दूसरा उन्होंने ये बोला कि जो फोर्स है बेटा, जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, और डिस्टेंस के भी नहीं, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। पहले तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मैं मतलब बता दूं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, यानी अगर डिस्टेंस बढ़ा दूं, भाई किसी चीज की दूरी बढ़ा दूं तो फोर्स कम लगेगी ना। ऑफ कोर्स एक मैग्नेट यहाँ रख दूं, एक मैग्नेट 1 किलोमीटर दूर पे रख दूं तो ऑफ कोर्स उनके बीच का फोर्स कम हो जाएगा। सेम वही न्यूटन साहब ने बोला कि अगर आप डिस्टेंस बढ़ा दोगे तो स्क्वायर से, तो फोर्स भी आपकी कैसी हो जाएगी, कम। अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। इस रिलेशन को हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन बोलते हैं। अगर मास बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा, इसको हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन बोलते हैं। स्क्वायर का क्या मतलब है, वैसे हम आगे 11th में पढ़ोगे, तुम डायमेंशनल एनालिसिस तो सब सीखोगे, बट अभी मैं फिलहाल बता दूं। अगर मान लो आपका डिस्टेंस दुगना हो गया, ठीक है, आपका डिस्टेंस 2 टाइम्स हो गया, तो 2 टाइम्स का स्क्वायर कर लो, यानी फोर्स कितनी घट गई, 4 के फैक्टर से घट गई। अगर आपका डिस्टेंस 3 टाइम्स हो गया, ट्रिपल्ड हो गया, तो आपकी फोर्स 3 3 9, 9 के फैक्टर से फोर्स घट गई, उसके स्क्वायर से घट रही है। ध्यान से देखेंगे तो पहला न्यूटन साहब ने ये रिलेशन दिया, दूसरा न्यूटन साहब ने ये रिलेशन दिया। एक बार इसको पढ़ेंगे ध्यान से। हमेशा सिखाया लॉ हमेशा कैसा लिखना है, जिस लैंग्वेज में साइंटिस्ट ने उसको स्टेटमेंट दी है। लॉ अपने मन से आप नहीं बदल सकते। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स की बात कर रहा है, अट्रैक्ट विथ सम ग्रेविटेशनल फोर्स which is directly proportional to the product of masses of the object and inversely proportional to the square of the distance between them। यानी जो इतनी बड़ी सी थ्योरी बोली उसको मैंने रिलेशन के तौर पे यहाँ लिख दिया। ये तुम लोग को क्लियर है, जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स की तरफ वो खींचेगा, और जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा फोर्स उतनी कैसी हो जाएगी, उसके स्क्वायर से उतनी घट जाएगी। सिंपल सा, ठीक है। तो पहले आप 2 चीज लिखोगे, अब इस पे हमें फॉर्मूला डिराइव करना है। डेरिवेशन में आपको बाद में कराऊंगी, पहले सारे बच्चे ये लिखेंगे, फिर हम आगे चलेंगे। चलिए, तो रिलेशन हमने देख लिया। अब इसी रिलेशन से बेटा हम फॉर्मूला निकालेंगे। तो फॉर्मूला किसका निकाल रहे हैं, थोड़ा दिमाग लगाइए, किस चीज़ का निकालेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला निकालेंगे। ठीक है, कह रहा है एक मास है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1 है, एक ऑब्जेक्ट और है जिसका मास m2 है। अभी हमने पढ़ाया हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे क्या लगाएगा बेटा, एक फोर्स लगाएगा। ये m1 वाला m2 पे फोर्स लगा रहा है, जिसको मैंने f1 बोल दिया। ये m2 m1 पे फोर्स लगाएगा, जिसको मैंने f2 बोल दिया। और इन दोनों के डिस्टेंस को भाई सेंटर से नापेंगे डिस्टेंस। ये देखो, ये लाइन तुम्हें दिख रही होगी, सेंटर से मेजर करेंगे डिस्टेंस को, और आर को मैंने क्या मान लिया, इनका डिस्टेंस मान लिया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रिलेशन, अभी हमने रिलेशन पढ़ा, ध्यान से देखेंगे। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2, क्लियर है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2। और दूसरा हमने पढ़ा, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, रिलेशन 1 और रिलेशन 2। यहीं तक पढ़ा ना हमने, ठीक है।
इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, ध्यान दोनों को क्लब करके लिखते हैं, देखेंगे दोनों को क्लब करके कैसे लिखेंगे। फोर्स इज डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर, ऐसे लिख सकती हूँ, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, फिजिक्स का एक रूल ध्यान से सुनेंगे, ये रूल और फिजिक्स में बना हुआ है, जो ये साइन लगा है ना प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का, ये साइन हटता है, ये साइन के साथ कभी भी फॉर्मूला नहीं बनेगा, ये साइन हटेगा। ये साइन हटता है तो इजिकल टू का साइन आता है, ध्यान से सुनेंगे, जब ये प्रोपोर्शनलिटी वाला साइन हटेगा तो F इजिकल टू, और इस साइन की जगह कोई कांस्टेंट लाना होगा, किसी कांस्टेंट को ले आते हैं हम, ठीक है। इस साइन की जगह जब भी फिजिक्स में कोई फार्मूला बनाएंगे और ऐसा डायरेक्ट या इनवर्स का रिलेशन है, तो ये साइन को हटाएंगे, वहाँ इजिकल टू लाएंगे और कोई कांस्टेंट को ले आएंगे, जैसे के कांस्टेंट तुमने कभी सुना होगा। यहाँ जो हम कांस्टेंट को लाएंगे उसे बोलते हैं कैपिटल जी, m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये मेरा फॉर्मूला बन गया ग्रेविटेशनल फोर्स का, ठीक है। बता रहे, रुक जाओ पहले सुनो जी क्या है, ठीक है। जी एक कांस्टेंट है जिसको हम बोलते हैं, जी एक कांस्टेंट है जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। मैं यहाँ लिख रही हूँ, ये जो मैंने जी लाया ना, इसको हटाकर इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। और इसकी एक वैल्यू है, ठीक है, इसकी एक वैल्यू है, एंड द वैल्यू इज 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ये वैल्यू कहाँ से आई, इससे आपको नहीं जानना, ये 11th में थोड़ा बहुत मिलेगा आपको, ठीक है। न्यूटन साहब ने नहीं दी है वैल्यू, न्यूटन साहब ने बस यहाँ तक बातें करके छोड़ दी थी, ये एक दूसरे साइंटिस्ट है, कैवेंडिश नाम था उनका, उन्होंने ये वैल्यू दी है। इस वैल्यू तो पहले चीज़ तो आपको ये वैल्यू याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वैल्यू, एग्जाम में गिवन नहीं होगी सवालों में। ये वैल्यू पूरे नाम ही है ना, ध्यान से वर्ड को पकड़ना, वर्ड में जी के आगे ही लगा है यूनिवर्सल, यानी ये वैल्यू पूरे ब्रह्मांड में सेम रहेगी। ये वैल्यू आप अर्थ पे आ जाओ, जुपिटर पे चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, ये वैल्यू कभी नहीं बदलने वाली है जी की, ठीक है। ये वैल्यू कभी नहीं बदलने वाली, हम इसको न्यूमेरिकल के तौर पे यूज करेंगे, कैसे करेंगे हम क्वेश्चन से समझेंगे। यानी इस कैपिटल जी को बोलते हैं एक कांस्टेंट है जो पूरे यूनिवर्स में भाई इतनी एक फोर्स लगेगी। एक्चुअली ये जी और एफ एक ही चीज़ होती है, बट इसकी उसकी जगह लगाया तो मैंने इसको एक कांस्टेंट बोल दिया है। यानी ये वैल्यू फिक्स है जो पूरे ब्रह्मांड में दो ऑब्जेक्ट के बीच लगेगी, ठीक है। इस वैल्यू को आपको याद करना है, बट ध्यान से देखो मैंने यहाँ पे कोई ऐसा यूनिट नहीं लिखी हुई है, तो इसकी सिलेबस में आपका ये कैसे आया इसके बारे में कोई बातें नहीं है, आपको ये याद रखना। लेकिन हाँ, इसकी एसआई यूनिट कैसे आएगी वो आपके सिलेबस में है, और वो मैं आपको बताऊंगी इसकी एसआई यूनिट कैसे आती है, ठीक है। तो एसआई यूनिट ऑफ कैपिटल जी क्या था, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये पूरा नाम है, वैल्यू इसकी फिक्स्ड है। पहले फॉर्मूला लिखते हैं एसआई यूनिट के लिए, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। मुझे g की एसआई यूनिट निकालनी है, ठीक है। मैं g को यही रहने दूं, कुछ ना करूं, ठीक है। अब f थोड़ा सा इसको जगह देख के लिखती हूँ ताकि चीज़ें और अच्छे से आ जाए। मैंने g को यहीं रहने दिया, अब ये इसके साथ नीचे क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, यहाँ के क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, तो ये आर स्क्वायर एज इट इज। ये ऊपर ये क्या कर रहा है, ऊपर मल्टीप्लाई कर रहा है, नीचे आके क्या करेगा, डिवाइड करेगा, ठीक है। एक बात बताओ, क्या आपको फोर्स की एसआई यूनिट नहीं पता क्या होती है, न्यूटन। और आर क्या है, यहाँ डिस्टेंस है, डिस्टेंस की एसआई यूनिट मीटर, और यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दूं। क्या आपको मास की एसआई यूनिट नहीं पता, केजी, और कितने मास है, 2 मास है, तो मैं केजी स्क्वायर लिख दूं। तो यहाँ से मेरा कैपिटल जी की एसआई यूनिट आई, जी कैपिटल जी की एसआई यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर। यानी जो मैंने अभी फॉर्मूला लिखा था बेटा, फॉर्मूला नहीं सॉरी, जो मैंने वैल्यू लिखी थी कैपिटल जी की, दैट इज 6.67 इंटू 10⁻⁻11, उसके आगे मुझे ये एसआई यूनिट लगानी है न्यूटन मीटर स्क्वायर और केजी स्क्वायर। कहाँ से आई, मैंने आपको वहाँ पे ड्राइव करके बता दी है, ये पूरा आपको एज इट इज मेमोराइज रखना है। कैपिटल जी की एसआई यूनिट भी और कैपिटल जी की वैल्यू, जो कि पूरे ब्रह्मांड में सेम रहेगी, कभी नहीं बदलेगी, नाम में ही है कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही रहेगी, ठीक है। तो पहले यहाँ तक चलेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे।
चलिए, तो आपको आई थिंक ये याद हो गया होगा, इसको याद करके आगे रख चलेंगे। पहले ही मैंने एक सवाल इसलिए रखा हुआ है ताकि तुम्हें आइडिया लग जाए कि भाई करना कैसे। तो एक क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है, सारे बच्चे क्वेश्चन लिखेंगे। फॉर्मूला ऑलरेडी अभी हमने डिस्कस किया हुआ है, उसको लेके अप्लाई करो। नहीं आता तो फिर मैं डिस्कस करती हूँ कैसे करना है, बट अभी ट्राई आप लोग खुद से करेंगे इसको, ठीक है। चले, एक सवाल मैंने अपने बच्चों को दिया था, देखते हैं, मैं एक बार डिस्कस करती हूँ कैसे करना है। चलिए, कह रहा है क्या, what is the magnitude of the gravitational force between the earth and 1 kg object on its surface। ठीक है, पहले डायग्राम बना लेते हैं, वो कहना क्या चाहता है। भाई ये मान लो तुम्हारा अर्थ है, इसका मास कितना गिवन है बेटा सवाल में, 6 × 10⁻24 अर्थ का मास गिवन है। और एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है इसके सरफेस पे, इसका मास कितना है बेटा, 1 kg है, ठीक है। और हमें, मैंने अभी बताया था कि हम डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते हैं, सेंटर से मेजर करते हैं। यानी मैं अर्थ के सेंटर से ये डिस्टेंस मेजर करूंगी, तो एक तरीके से ये रेडियस है कि नहीं, तभी हम आर ले रहे थे, ठीक है। चलो फॉर्मूला और ये आर कितना गिवन है बेटा सवाल में, आर मेरा गिवन है 6.4 × 10⁻6। फॉर्मूला लगाते हैं, एफ इजिकल टू कैपिटल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। वैल्यू पुट करो, f इजिकल टू कैपिटल जी की वैल्यू है अभी पढ़ा 6.67 × 10⁻11। m1 ले लूँ बड़ा वाला मास, अर्थ का मास ले लूँ जो बड़ा है, 6 × 10⁻24, और छोटा मास ले लूँ इस ऑब्जेक्ट का जो कि सिर्फ 1 है, ठीक है, डिवाइडेड बाई r, वही रेडियस जो डिस्टेंस है अर्थ के सेंटर से इस ऑब्जेक्ट का, दैट इज 6.4 × 10⁻6 का होल स्क्वायर, क्योंकि r का स्क्वायर है। बहुत बढ़िया, ठीक है, हाँ ठीक है, फिर सही है, ठीक है, देख लेंगे 6.67, ठीक है। अब एक चीज देखोगे, इंटू 10⁻11 एज इट इज लिखा, 6 भी मैंने एज इट इज लिखा, 10⁻24 भी मैंने एज इट इज लिखा। ये कितना हो गया बेटा, 6 2 12। ये पॉजिटिव का 12 है, ऊपर जाके कैसा हो जाएगा, नेगेटिव का हो जाएगा, ठीक है। 6.4 का स्क्वायर है, मैं 2 बार 6.4 लिख दूं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। सॉल्व करो, 24 में से 12 गया, 12 बचा, और 12 में से 11 गया, 1 बचा, सिर्फ 1 बचा ना, तो 6.67 × 10⁻6.67, पावर की जरूरत नहीं है, मैंने सब सॉल्व कर दिया, इंटू 6 इंटू, सिर्फ ऐसे लिख सकती हूँ, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 6.4, ठीक है। अब सिंपल सा सॉल्व कर दो, कुछ नहीं, पॉइंट हटा दो, नीचे 2 0 लगा दो, इसका पॉइंट भी हटा दो और इसका पॉइंट भी हटा दो, ठीक है, सारे पॉइंट हटा दिए मैंने, इससे ये गया, इससे ये गया। सिंपल सा सॉल्व करके लिखेंगे 667 × 60 डिवाइडेड बाई 64 × 64। भाई इसको सॉल्व कर दो, इसको सॉल्व करने में क्या दिक्कत आ रही है, बस इसको सॉल्व करो, मुझे आंसर बताओ एक बार फटाफट। इसको सॉल्व करेंगे सारे बच्चे, इसको जब इसको पूरा सॉल्व करो, ये सॉल्व करने की तो बताने की जरूरत नहीं है, बाकी पावर वाला मैंने आपको हेल्प कर दी। पूरा सॉल्व करोगे तो अप्रोक्स करके कुछ 9.77 करके आ रहा है, हम लेंगे बेटा उसको 9.7 को मैं 9.8 ले सकती हूँ, और मैंने क्या निकाला, फोर्स निकाला, तो मैंने लिखा 9.8 न्यूटन। अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, किसी बच्चे को पावर में कोई दिक्कत, फिर रिपीट कर रही हूँ इसलिए मैंने पूछा, बहुत ध्यान से सुनेंगे। यहाँ तक क्लियर है फर्स्ट स्टेप में, 6 2 12, नीचे पॉजिटिव का है ना, तो ऊपर जाएगा तो मैंने -12 कर दिया, क्लियर हो गया। 24 में से 12 गया तो कितना बचा, 12, ठीक है। अब इसे पावर सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है, यहाँ बचा 12, यहाँ बचा 11, माइनस करोगे तो कितना बचा, 10⁻1 बचा ना। मैंने सिंपल 10⁻1 की जगह सिर्फ 1 और 0 लिख दिया, कोई दिक्कत, बस सारी पावर मैंने सॉल्व कर दी, ठीक है। बाकी सिर्फ पॉइंट हटाए, इसके पॉइंट हटाए तो जो 0 नीचे लगाया, यहाँ पॉइंट हटाया तो 1 0 यहाँ, यहाँ का पॉइंट हटाया तो 1 0 यहाँ, और बाकी सिंपल सी इक्वेशन, सिंपल सी फॉर्म में लाकर छोड़ दिया। मेरा फोर्स आया कुछ 9.8 यानी 10 के अप्रॉक्स, ठीक है। यानी हमारा अर्थ, अब सुनना ध्यान से, मेरे कॉन्सेप्ट को समझना, हमने एक्शन रिएक्शन में क्या पढ़ा है, हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है, और कैसा लगाता है, मैग्नीट्यूड में इक्वल लगाता है, डायरेक्शन में अपोजिट। यानी अर्थ इस ऑब्जेक्ट को कितने फोर्स से खींच रही, 9.8, और ये ऑब्जेक्ट भी अर्थ को कितने फोर्स से खींच रहा,
क्या ये सिर्फ 10 न्यूटन का फोर्स अर्थ को खींच पाएगा? नहीं खींच पाएगा, इम्पॉसिबल। 10 का कितना भी ले लो, 1000 बार कितना भी ले लो, यानी कोई अगर 1 kg का ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे रखा है तो उसको अर्थ किस फोर्स से खींच रही? 10 न्यूटन, 9.8 न्यूटन के फोर्स से अपनी तरफ खींच रही, सिंपल से शब्दों में, ठीक है। ये मैंने ड्राइव कर लिया। बाकी कुछ बच्चे मेरे से पूछते हैं मैम एक बात बताओ, अभी आपने पढ़ाया कि अर्थ तो खींच रही, समझ में आ रहा है, ठीक है, तो अर्थ क्यों नहीं खींचती है? बहुत बड़े बड़े मासेस हैं, जिनको नहीं आ रहा मैं बता देती हूँ, अर्थ क्यों नहीं खींचती है। तो हमने एक पढ़ा है रिलेशन, ठीक है, हमने एक रिलेशन पढ़ा है बेटा, F इजिकल टू एम ए, ठीक है। यहाँ से मैं लिख सकती हूँ A इजिकल टू एफ अपॉन एम, कोई दिक्कत? ध्यान से देखेंगे। अब A के साथ M का रिलेशन कैसा है बच्चा लोग बताएंगे? क्लियर है? इधर इनवर्स रिलेशन है, यानी एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। अगर किसी का मास बहुत कम है, अब खुद ही सोचो, 1 kg का मास बहुत कम है तो एक्सेलरेशन कैसी होगी? ज्यादा होगी। तो भाई कौन खिंचा हुआ आएगा? छोटा ऑब्जेक्ट, एक्सेलरेशन ज्यादा है तो वो खिंच के जाएगा। अब अर्थ का मास कैसा है? अर्थ का मास बहुत 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 ज्यादा है, तो उसकी एक्सेलरेशन कैसी होगी? बहुत कम होगी। बहुत कम यानी नेग्लिजिबल होगी, आप तो सोच भी नहीं सकते, ठीक है। तो इसलिए बड़ी ऑब्जेक्ट हमारी तरफ नहीं आता। जैसे न्यूटन साहब ने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि एप्पल नीचे गिरा था, तो बच्चे पूछते हैं कि मैम ऐसा कि अर्थ क्यों नहीं ऊपर आ जाता, ऐसा क्यों नहीं हो जाता? तो भाई क्योंकि मास ज्यादा है, मास ज्यादा है तो एक्सेलरेशन कैसा होगा? कम होगा, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग। तो ये क्वेश्चन आई होप तुम लोगों ने कर लिया होगा, ठीक है। एक बार इस क्वेश्चन को सारे लिख लेंगे फिर हम आगे चलेंगे। चले, एक न्यूमेरिकल कर लिया, छोटा सा टॉपिक कवर करेंगे, फिर अलग और न्यूमेरिकल करेंगे। छोटा सा टॉपिक ये है, कह रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। भाई क्या जरूरत है इस ग्रेविटेशनल की, क्या जरूरत है, क्या रोल है ग्रेविटी का? सबसे पहली चीज, जो अभी हम लोग दिख रहे हैं, जैसा जितनी आराम की जिंदगी जी रहे हैं, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दिस ग्रेविटी, ठीक है। हमारा चलना, हमारा उठना, हमारा पानी पीना, सब कुछ क्यों पॉसिबल है? ग्रेविटी की वजह से, ठीक है। सपोज जस्ट मान लो पानी पी रहे हो, पानी नीचे ही नहीं आ रहा, आप स्टेज से उतर रहे हो, उतर ही नहीं पा रहे हो, ग्रेविटी की वजह से आप बहुत आराम से उतर जाते हो। यानी हमारी जो लाइफ पॉसिबल है ये सब ग्रेविटी की वजह से। तो ग्रेविटी कितनी जरूरत है हमारे लिए, ठीक है। दूसरा, आपके ऊपर एटमॉस्फेयर है, क्यों स्टेबल है? क्यों, कौन होल्ड करके रखा है एटमॉस्फेयर को? ग्रेविटी ने होल्ड करके रखा। दूसरा कह भी रहा है, देखो, रेवोल्यूशन ऑफ मून अराउंड दी अर्थ, अर्थ के अराउंड मून घूम रहा है। क्यों घूम रहा है? क्योंकि अर्थ उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है भाई, और मून का मास कम होता है तो वो एक्सीलरेट कर लेता है, लेकिन अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, वो एक्सीलरेट नहीं कर पाता है, इसलिए मून घूमता है। और रेवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन, अब सन का मास बहुत ज्यादा है, वो एक फोर्स लगा रहा है। ऐसा नहीं कि प्लैनेट उस पर फोर्स नहीं लगा रहे, बट सन को एक्सीलरेट नहीं करा पाते क्योंकि सन का मास ज्यादा है, तो प्लैनेट उसके अगल बगल घूमते हैं। यानी पूरा आपका जो सोलर सिस्टम स्टेबल किस वजह से है? इट्स ऑल बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। दूसरा, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा टाइड वगैरह के बारे में, लो टाइड, हाई टाइड के बारे में पढ़ा होगा। ये मून और सन के बीच की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वजह से आपको टाइड देखने को मिलते हैं। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंस है ग्रेविटेशन का आपकी जिंदगी में। पहला तो आप लिख सकते हैं, दिस फोर्स हेल्प्स टू बाइंड टू अर्थ, हमें अर्थ से बाइंड करके रखता है, हमारे एटमॉस्फेयर को होल्ड करके रखता है। रेवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन, रेवोल्यूशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, ये सारे इसकी इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ से 2 मार्कर या 1 मार्कर का सवाल आता है, राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो जो आपको बेटर 2-3 याद होते हैं वो लिख देंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे फिर आगे चलेंगे। चलिए आगे चलते हैं बेटा, 2-3 न्यूमेरिकल और देखते हैं चैप्टर पे कैसे कैसे आते हैं। तो न्यूमेरिकल लिखेंगे, ये वाला भी, इसको सॉल्व करेंगे, फिर मैं हेल्प कराऊंगी कैसे करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं बेटा कैसे क्वेश्चन को करना है। कह रहा है हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स चेंज व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम रिड्यूस टू हाफ। कह रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स पे क्या असर पड़ेगा अगर हमने डिस्टेंस को आधा कर दिया, ठीक है। पहली बात तो मेरे बच्चों को ये पता होगा कि डिस्टेंस को आधा कर रहे हैं यानी फोर्स क्या होगी? बढ़ेगी, इनवर्स रिलेशन है इतना भाई, लेकिन कितनी बढ़ेगी? हाउ डज पूछ रहा है ना, तो मुझे तो इसको सॉल्व करना है, ठीक है। पहले क्या है, मैंने पढ़ा है एफ इजिकल टू, डायरेक्ट लिखते हैं फॉर्मूला, मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगा रही थी। मैंने पढ़ा है एफ इजिकल टू कैपिटल जी कैपिटल एम 1m2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया, डिस्टेंस को आधा कर दो, डिस्टेंस रिड्यूस टू हाफ, रिड्यूस टू हाफ, ठीक है। मैंने डिस्टेंस को आधा कर दिया। आधा करने के बाद इसी को मैं लिखती हूँ एफ इजिकल टू, ऊपर तो कोई छेड़खानी नहीं, वैसे के वैसे ही है m1 m2,
और मैंने डिस्टेंस को r को मैंने आधा कर दिया, ठीक है, स्क्वायर ले लिया, कोई दिक्कत बच्चों? अब F इजिकल टू कैपिटल G एज इट इज m1 m2 अपॉन क्या हो गया, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा r4। ऐसा लिख सकती कि नहीं लिख सकती? बिल्कुल लिख सकती। अब हमें पता है कोई चीज डिवाइड के और नीचे होता है तो ऊपर चले जाता है, ये 4 ऊपर चले जाएगा, तो मैं कैसे लिखूंगी, F इजिकल टू 4 कैपिटल G कैपिटल m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। सामने देखेंगे यानी मेरा फोर्स कितने टाइम्स बढ़ गया, 4 टाइम्स, ऊपर 4 आ गया, यानी मैं लिख सकती हूँ हेंस ग्रेविटेशनल फोर्स इंक्रीजेज 4 टाइम्स, 4 गुना बढ़ जाएगी, ठीक है, 4 इंक्रीजेज 4 टाइम्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल देखें, कह रहा है व्हाट हैपन, सेम सवाल है, सेम पैटर्न पे है, व्हाट हैपन्स टू द फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट इफ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज ट्रिपल। सेम वही बात है भाई, r को कितना कर दिया मैंने, 3r कर दिया, क्या कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो 4 कितने टाइम घट गई, डिस्टेंस 9 टाइम्स फोर्स कम हो गई, क्योंकि मेरी डिस्टेंस कैसी हो गई, ट्रिपल हो गई। करके दिखाऊं कि तुम लोग कर लोगे, करोगे, ठीक है, इसको करना है, ध्यान से मैं लिख के दिखा रही हूँ। द मासेस ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट आर डबल, भाई F इजिकल टू G, एक मास को डबल कर दो 2m कर दो, फिर इसको भी 2m कर दो, कितना हो जाएगा, मैं इसको लिख सकती हूँ F इजिकल टू 4G m1 m2 लिख सकती हूँ, यानी मेरा फोर्स कितना हो गया, 4 टाइम्स बढ़ गया, सिंपल सा। तीसरे में कह रहा है मास ऑफ वन ऑफ द बॉडी इज डबल, ये वाला देख लेंगे एक बार, कह रहा है F इजिकल टू G, एक मास को डबल कर दो, लो मैंने एक को डबल कर दिया, एक को मैंने ऐसे ही रहने दिया, और कह रहा है एंड सेपरेशन इज हाफ, एंड मैंने जो रेडियस है उसको मैंने क्या कर लिया, हाफ कर लिया। अब देखेंगे F इजिकल टू, ये वैसे के वैसे ही है, G 2m और ये m, और ये 2 2 जा 4, तो r स्क्वायर अपॉन 4, ये 4 ऊपर चले जाएगा तो 4 2 जा 8, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ F इजिकल टू 8G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, यानी मेरा 4 कितना, 8 टाइम्स बढ़ गया। सिंपल सा सवाल है, बस पुट करना आना चाहिए आपको चीजों को, कुछ नहीं है, ठीक है। आगे चलिए, एक आज की क्लास का, आज का सेशन का लास्ट टॉपिक है, मैं टॉपिक को एक्सप्लेन कर रही हूँ, इस पर थोड़ा सा क्वेश्चन और कैसे इसका डेरिवेशन करना है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एंड द टॉपिक इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ध्यान से देखेंगे, अभी हम जो पढ़कर आ रहे थे, क्या हम कैपिटल जी के बारे में पढ़ रहे थे, बड़े बड़े जी लिख रहा था, ध्यान देंगे चैप्टर में 2 टाइप का जी लिखा हुआ है, यहाँ स्मॉल जी है और अभी जो हम पढ़ रहे थे वो कैपिटल जी है, ठीक है। स्मॉल जी क्या है, इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन का बेटा बात हमने मोशन चैप्टर में ऑलरेडी की थी, क्या था एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी बढ़ती है तो हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड हो रहा है, ठीक है। अब लेकिन ये किसकी वजह से हो रहा है, ग्रेविटी की वजह से। ऐसा समझे, जब कोई ऑब्जेक्ट को हम ऊपर से ड्रॉप करते हैं ना, जब कोई ऑब्जेक्ट को हम ऊपर से नीचे की तरफ फेंकते हैं तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती हुई आती है, बहुत वेलोसिटी बढ़ रही है, यानी क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है, ठीक है। और हमें पता है, खुद भी सोचोगे, देखो पूरा 9th का कोर्स देखो कैसे रिलेट कर रहा है। सेकेंड चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था कि फोर्स बेटा क्या करता है, फोर्स क्या प्रोड्यूस करता है बच्चा, एक्सेलरेशन। ये हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, ये बताओ। फोर्स क्या प्रोड्यूस करता है, एक्सेलरेशन। और यहाँ अर्थ क्या लगा रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है। तो क्या अगर अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है तो क्या एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा, बिल्कुल होगा। कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ फेंकोगे तो उसकी स्पीड बढ़ती ही आती है, यानी यहाँ जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है ये किस फोर्स की वजह से हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। और नॉर्मली हम एक्सेलरेशन को डिनोट करते हैं स्मॉल a से मोशन के चैप्टर में, बट यहाँ एक्सेलरेशन वही है, बट यहाँ एक्सेलरेशन ग्रेविटी की वजह से हो रहा है, तो इसको हम लिखते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और डिनोशन क्या है इसका, स्मॉल g है, ठीक है। एक बार पढ़ेंगे, द एक्सेलरेशन ऑफ ए फ्रीली बॉडी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
हमें पता है एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट होते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। और हमें ये भी पता है कि एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी उसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और उसके पास डायरेक्शन भी होगा। ठीक है, तो एक बात कर लेते हैं कि भाई ये जो g है, ये जो स्मॉल g है, छोटा g है, इज्जत के साथ लो उसका नाम, तो ये g कितना मैग्नीट्यूड है। अभी मैंने बताया ना कि g क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी g के पास बेटा मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी। डायरेक्शन मैंने बोल दिया नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो कितना मैग्नीट्यूड है बेटा, g की एक कैलकुलेशन है, बट मैं आपको डायरेक्ट लिख देती हूँ। g जो एट द सरफेस ऑफ अर्थ, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, दो तीन चीजें हैं। ये मान लो आपका अर्थ है, अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस पे है तो उस पे जो g लग रहा है ना, उस पे जो एक्सेलरेशन लग रहा है, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये भी आपको याद रखना है। लेकिन कब है 9.8? इस एक्सेलरेशन की, ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस पे है। तो हम सब कहाँ हैं, अर्थ की सरफेस पे हैं, तो हम पे जो एक्सेलरेशन लगेगी कितनी लगेगी, 9.8 लगेगी। ठीक है, और एक्सेलरेशन है इसलिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर मैंने लिखी हुई है। मैंने एक छोटा सा टॉपिक लिखा है, साइन कन्वेंशन फॉर जी। किस लिए लिखा है, न्यूमेरिकल्स के लिए लिखा है। ध्यान से देखेंगे, पहले सुनेंगे। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को, जब हम ऐसे समझेंगे, जब किसी ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ गिराते हैं वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो उस केस में हम पहला केस लिख रही हूँ, अगर मोशन वर्टिकली डाउनवर्ड्स है, अगर मोशन वर्टिकली डाउनवर्ड्स है, यानी ऊपर से किसी चीज को हम नीचे की तरफ गिरा रहे हैं, तो जी की वैल्यू बेटा हम पॉजिटिव लेंगे, यानी पॉजिटिव 9.8 लेंगे। ये तुम लोग को क्लियर है? ठीक है, वाइस वर्सा, अगर हम किसी चीज को ऊपर की तरफ फेंकते हैं वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, तो g की वैल्यू बेटा हम माइनस में लेंगे, दैट इज -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तुमको क्लियर है? कहोगे मैम याद कैसे रखेंगे, तो ऐसे याद रखेंगे, जब हम किसी चीज को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो वह अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा है कि नहीं जा रहा, ग्रेविटी लगती है नीचे, हम फेंक रहे हैं ऊपर, तो साइन क्या करोगे, नेगेटिव कर लोगे, अगेंस्ट ग्रेविटी, ऐसे याद रखोगे। दो तीन चीज और, जब किसी ऑब्जेक्ट को हम नीचे की तरफ फेंकते हैं, जब व्हेन ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड्स, व्हेन ऑब्जेक्ट ड्रॉप्ड वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ठीक है, इट्स इनिशियल वेलोसिटी का सिंबल क्या होता है बेटा, u। इस इनिशियल वेलोसिटी इज 0। ध्यान से सुनेंगे, अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर से गिरा रहे हैं नीचे की तरफ, उस केस में हम u की वैल्यू क्या लेंगे, 0 लेंगे। ये सब न्यूमेरिकल में हम सॉल्व करेंगे। अगर हम ऊपर से किसी चीज को गिरा रहे तो हम मांगेंगे पहले वो रेस्ट पे था, तो वहां से हम गिराएंगे तो u की वैल्यू हम 0 लेंगे। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, व्हेन ऑब्जेक्ट, ठीक है, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में व्हेन ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन एट मैक्सिमम हाइट, पहले मैं लिख देती हूँ फिर समझाती हूँ, एट मैक्सिमम हाइट फाइनल वेलोसिटी का मतलब v इज 0। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो हम ये मानते हैं कि मैक्सिमम हाइट पे जाके उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। भाई किसी चीज को फेंकना है तो कुछ इनिशियल वेलोसिटी से फेंकोगे ना, मान लो 30 मीटर पर सेकंड से फेंका, तो u 0 नहीं होगा। u 0 कब होगा, जब कोई चीज नीचे की तरफ फेंकोगे, लेकिन जब कुछ चीज ऊपर की तरफ फेंकोगे तो v 0 होगा। मैंने दोनों लिख दिया। ठीक है, तो ये कुछ साइन कन्वेंशन आपको जी के लिए याद रखना है, पूरा चीज लिख दी, ये सिर्फ न्यूमेरिकल के लिए आपको यूज होगा। ठीक है, तो अच्छे से दिमाग में बैठ लो, नीचे की तरफ कोई चीज फेंकोगे तो u 0, ऊपर की तरफ फेंकोगे तो v 0। ठीक है, और ये पॉजिटिव नेगेटिव कब लेना है, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन क्वेश्चन में गिवन होगा कि ऊपर की तरफ ऑब्जेक्ट जा रहा है कि नीचे की तरफ जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लिख लोगे। तो आज की क्लास बच्चा मैं यहीं तक लिख रही हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको डेरिवेशन कराऊंगी स्मॉल जी का, कि स्मॉल जी का फॉर्मूला कैसे डिराइव करेंगे। ठीक है, तो आज बस यहीं तक आज की क्लास। ठीक है।